वो एक अत्यंत सुंदर और घने जंगल के बीच बना हुआ विशाल जलाशय था। उस जलाशय का पानी रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और कुछ ही पल में उस जलाशय के किनारे रंग बिरंगी रोशनी से एक सफेद सोने का हंस प्रकट हो गया। उसके प्रकट होते ही जलाशय के किनारे एक अत्यंत सुंदर कमल का पुष्प उगाया। दूर से राज्य का मंत्री ये दृश्य देख रहा था। अरे, ये तो वही जादुई जलाशय है। सुना था कि इसके किनारे हर 100 वर्ष बाद एक जादुई कमल का पुष्प खिलता है और उस पुष्प के साथ एक सोने का हंस भी प्रकट होता है। हाँ, मैं तो अब तक इन बातों को मजाक समझता था, पर ये तो सत्य निकला। पर आश्चर्य की बात ये है कि इस पुष्प के उगने में अभी 20 वर्ष बाकी थे, पर 20 वर्ष पहले ये कैसे खिल गया? मुझे तुरंत ये बात महाराज को बतानी होगी। हाँ। ये कहकर मंत्री अपने घोड़े पर सवार हुआ और सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गया। कुछ ही देर में मंत्री राजमहल पहुंच गया। राजा सूरज मंत्री को देखकर मुस्कुराया। आइए 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 मंत्री जी, क्या बात है? आपके चेहरे से लग रहा है कि आप कोई बहुत ही विचित्र दृश्य देखकर आए हैं। क्यों, आप जंगल की सैर पर गए थे ना? बिल्कुल सही कहा महाराज आपने। मैं आज एक अत्यंत विचित्र दृश्य देखकर आया हूँ। उसी के बारे में तो बताने के लिए मैं भागा भागा आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो ठीक है, उस विचित्र दृश्य का वर्णन तुरंत हमारे सामने किया जाए। महाराज, मैं जंगल की सैर कर रहा था। घूमते घूमते मैं जादुई जलाशय तक पहुंच गया। वहां के बारे में बचपन से दंत कथाएं सुनता आया हूँ महाराज, कि हर 100 वर्ष के बाद वहां एक जादुई कमल का पुष्प खिलता है। लेकिन महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, रंग बिरंगी किरणों से एक सफेद सोने का हंस प्रकट हुआ और बस उसी क्षण जलाशय के किनारे वो जादुई कमल का पुष्प खिल गया। परंतु विचित्र बात तो ये है महाराज कि ये पुष्प तो 100 वर्ष के बाद खिलना चाहिए था, लेकिन ये तो 20 वर्ष पहले ही खिल गया। ओह, ये तो बड़ी विचित्र बात कही तुमने। वैसे हम भी अब तक इसे केवल एक मिथ्या कथा ही समझते थे। महाराज, आप शायद उस जादुई पुष्प के रहस्य को पूरी तरह से नहीं जानते। कहा जाता है कि जो भी उस पुष्प कमल को खा लेता है वो अमर हो जाता है महाराज, अमर। यह सुनकर राजा सूरज चौंक गया और तुरंत खड़ा हो गया। ओहो, तो ठीक है, तुरंत हमें वहाँ चलना चाहिए। हम भी वो पुष्प को खाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे और सदैव इस धरती पर शासन करते रहेंगे। चलो। राजा को उत्सुकता देखकर राजकुमार विस्मित रह गया। पिताजी, पिताजी, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप जरा धैर्य रखिए। शायद आपने ये नहीं सुना कि दंत कथाओं के अनुसार कोई भी मनुष्य उस जादुई कमल को तोड़ नहीं पाया। जिसने भी प्रयास किया वो जलकर राख हो गया। ओह, क्या ये सत्य है मंत्री जी? महाराज, अब सुना तो मैंने भी यही है। राजा सूरज पुनः सिंहासन पर बैठ गया। तो फिर हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते। अमर होने के लालच में हम अपना जीवन जोखिम में नहीं डाल सकते। राजा के आदेश के बाद मंत्री चुपचाप वहां से चला गया।
दासपुर गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिंदिया के साथ रहता था। एक दिन हरिया खेत में काम कर रहा था, तभी रोती हुई बिंदिया वहां आ पहुंची। क्या हो गया बिंदिया, तुम रो काहे रही हो? हमारी पुत्री गौरी अचानक से बेहोश हो गई। ये सुनकर हरिया घबरा गया और तुरंत घर की ओर दौड़ा। गौरी बेहोश पड़ी थी। हरिया ने उसे उठाया और सीधे वैद्य जी की झोपड़ी में पहुंच गया। वैद्य जी, मेरी पुत्री अचानक से बेहोश हो गई, कृपया देखिए ना उसे क्या हो गया है। वैद्य जी ने गौरी की जांच की और गंभीर स्वर में बोले, ये बताओ, क्या ये पहले से बीमार थी? बिंदिया, क्या बिटिया रानी पहले से बीमार थी? हाँ, ये कुछ दिनों से सही से खा नहीं रही थी और कहती थी कि उसके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। वैद्य जी ने गौरी को एक औषधि दी। कुछ ही देर में गौरी को होश आ गया। हाँ, देखो, तुम्हारी पुत्री को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हुई है। इस बीमारी का निश्चित इलाज मुझे ज्ञात नहीं है, पर हाँ, मैं प्रयास कर सकता हूँ। तो फिर इसका इलाज प्रारंभ कीजिए ना वैद्य जी। मेरी पुत्री को किसी भी तरह से स्वस्थ कर दीजिए, चाहे जो हो जाए उसे ठीक कर दीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे विशेष प्रकार की औषधि बनानी होगी, जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां लगेंगी। वो जड़ी बूटियां राज्य के औषधालय में ही मिल सकती हैं और उनकी कीमत 50 सोने के सिक्के से अधिक होगी। क्या 50 सोने के सिक्के? ये तो बहुत बड़ी राशि है वैद्य जी। अगर मैं अपना खेत भी बेच दूं तो भी इतना धन नहीं जुटा पाऊंगा। अब ये तुम्हारी समस्या है कि धन की व्यवस्था कैसे करनी है। उपाय मैंने बता दिया, बस। हरिया निराश होकर अपनी पुत्री गौरी और पत्नी बिंदिया के साथ घर लौट आया। उसके आंखों में नम आंसू थे और मन में एक ही प्रश्न था, अब आगे क्या किया जाए। हरिया सारी रात अपने घर पर बैठा अपनी बेटी गौरी के इलाज के लिए धन जुटाने की योजना बनाता रहा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। सुबह होते ही उसकी पत्नी बिंदिया ने उससे पूछा, 50 सोने के सिक्कों का इंतजाम कहाँ से करेंगे आप? चिंता मत करो बिंदिया, मैं गांव वालों से मदद मांगूंगा। कोई ना कोई सहारा जरूर मिलेगा। इतना कहकर हरिया घर से निकला और गांव के सबसे धनवान व्यक्ति धनीराम के घर की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में हरिया धनीराम के घर पहुंचा। उसने पूरी घटना धनीराम को बताई। राम राम धनीराम भाई। धनीराम भाई, मेरी बिटिया बहुत बीमार है। वैद्य जी ने जो औषधियां बताई हैं उसकी कीमत 50 सोने के सिक्कों की है। आप तो जानते हैं मैं बहुत गरीब हूँ, थोड़ा मदद कर दीजिए। बिटिया बहुत बीमार है धनीराम भाई, कुछ तो मदद कर दीजिए। ए हरिया, तू कोई 2 या 3 सिक्के नहीं मांग रहा, तू सीधा 50 सोने के सिक्के मांग रहा है, और ये बहुत बड़ी रकम होती है। इतनी सहायता मैं तो नहीं कर सकता भैया। अगर कोई तेरी मदद कर सकता है तो वो केवल और केवल है
इस राज्य के राजा सूरज, और मुझे लगता है कि तुझे महल जाकर सीधा महाराज से ही मदद मांगनी चाहिए। हरिया को धनीराम की बात पसंद आई। उसने तुरंत महल जाने का निश्चय किया और बिना देर किए वहां से निकल पड़ा। कुछ समय बाद हरिया राजा सूरज के दरबार में पहुंच गया। राजा सूरज अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके बगल में राजकुमार आदित्य भी उपस्थित था। कौन हो तुम? महाराज प्रणाम स्वीकार करें। महाराज मेरा नाम हरिया है। मैं एक बहुत ही गरीब किसान हूँ। महाराज मेरी पुत्री गौरी अचानक से बहुत ज्यादा बीमार हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि उसके इलाज के लिए जो जड़ी बूटियां चाहिए उनकी कीमत 50 सोने के सिक्कों की है। मुझ जैसा गरीब किसान भला इतना धन कहाँ से लाएगा? महाराज कृपया करके मेरी सहायता कीजिए। महाराज मदद कर दीजिए, हमारी बिटिया की कर दीजिए महाराज मदद। हरिया की आवाज में विनम्रता और पीड़ा थी। राजकुमार आदित्य ने अपने पिता की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, ये बहुत गरीब किसान है, अपनी बेटी की बीमारी के कारण व्याकुल है। कृपया 50 सोने के सिक्कों की सहायता कर दीजिए, मेरा आपसे अनुरोध है। राजकुमार की बात सुनकर राजा सूरज क्रोधित हो उठा। दरअसल राजा सूरज प्रजा के प्रति बहुत कठोर और निर्दयी शासक था। राजकुमार आदित्य, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अगर हम हर किसी की ऐसे ही मदद करने लगे तो राजकोष खाली हो जाएगा। आज ये 50 मांग रहा है, कल कोई 100 मांगेगा, फिर 1000, फिर 1 लाख। ऐसे हम किसी की भी सहायता नहीं कर सकते। लेकिन पिताजी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुप रहो। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा है ताकि तुम सीख सको कि राज्य कैसे चलाया जाता है। जब तुम राजा बनोगे तब ये सारी बातें तुम्हारे काम आएंगी। राज्य ऐसे दान करने से नहीं चलता, समझे? राजा सूरज ने फिर हरिया की ओर देखा और कहा, और ओ गरीब हरिया, 50 सोने के सिक्के बहुत बड़ी रकम होती है। महाराज 50 सोने के सिक्के आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। बहुत छोटी सी रकम है आपके सामने महाराज। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन अगर आज मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तो कल कोई और आ जाएगा और फिर मुझे उसकी भी सहायता करनी पड़ेगी, और ऐसे में हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। सीधी सी बात है, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। चलो अब तुम जा सकते हो, जाओ। हरिया ने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाया, पर राजा सूरज का हृदय नहीं पसीजा। अंततः वो आंसू भरी आंखों से वहां से चला गया। थका हारा हरिया अपने घर लौटा। उसकी आंखों में निराशा थी। न जाने इस संसार को क्या हो गया है, कोई गरीब की मजबूरी नहीं समझता। महाराज के लिए 50 सोने के सिक्के कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता नहीं की तो नहीं की। हरिया रो पड़ा। तभी उसकी पुत्री गौरी वहां आ पहुंची। पिताजी, आंसू मत बहाइए। आपको अब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कहकर गौरी शांत स्वर में चली गई और अपने कमरे में पहुंची। वहां पहुंचकर वो फूट फूट कर रो पड़ी।
धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसकी नींद एक अनोखी जगह में खुली। गौरी ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक सुंदर हरे भरे जंगल में थी। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। ये क्या? मैं तो अपने घर पर सोई थी, यहाँ जंगल में कैसे आ गई? अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वहाँ एक विशाल